धुरंधर मूवी का सबको पता लग गया था, लेकिन रियल एस्टेट में क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, वहाँ पे आप मात खा जाते हैं। बात करें प्राइस की, इतनी ज़्यादा हाई क्यों जा रहे हैं प्राइस? कैसे प्लान करेंगे अगर इतने ज़्यादा हाई प्राइस होंगे तो प्रॉपर्टी के? सारा कुछ डिमांड एंड सप्लाई का होता है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा डिमांड गुड़गांव में है क्योंकि ऑफिसेज वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। कहते हैं कि कुछ खरीदो या ना खरीदो, प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदो क्योंकि उसका प्राइस नीचे नहीं आता। तो ये सच है या बस मिथ ही बना हुआ है? पार्शली सच है और मिथ भी है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि हमेशा नई प्रॉपर्टीज के लिए जाना चाहिए या रीसेल के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं? रीसेल में प्रॉपर्टी प्राइस चीप नहीं होती। जनरली दो रीज़न होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर आप धुरंधर मूवी का सबको पता लग गया था, लेकिन रियल एस्टेट में क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, वहाँ पे आप मात खा जाते हैं। 35 की उम्र हो गई है लेकिन अभी तक रियल एस्टेट प्लानिंग नहीं करी, ये आपको बहुत सुनने को मिलता होगा। तो आज हम मोहित सिन्हा जी को वेलकम करेंगे, जो हमें बताएंगे क्या एप्रोप्रिएट एज है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना भी चाहिए या रेंट के घर पे रहना चाहिए। ऐसी बहुत सारे हमारे आज उनसे क्वेश्चंस होंगे। आई होप वो हमें अनबायस्ड होके आंसर्स करेंगे। हेलो मोहित जी। थैंक यू एकता इनवाइट करने के लिए एंड डिस्कस करने के लिए। सो बिल्कुल सही कहा आपने। कई लोग वेट करते हैं 35 ईयर्स तक प्रॉपर्टी प्लान करने के लिए एंड कई लोग विद इन 30 ईयर्स भी कर लेते हैं। अच्छा। सो ये ऑफ कोर्स अपने ऊपर है कि आप कब फाइनेंशियली स्टेबल आ चुके हैं स्टेज पे जहाँ प्रॉपर्टी प्लान कर सकें। बट पहला सजेशन तो ये रहता है कि आप रेंट पे रहें कुछ साल, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, लाइक फ्लोर्स में रहें, कभी अपार्टमेंट्स में रहें, कभी डिफरेंट लोकेशन चूज़ करके रहें। फिर जहाँ आपको बजट अलाउ करता है देन आपको प्रॉपर्टी प्लान करनी चाहिए, ताकि आपको उसका प्रॉस एंड कॉन्स दोनों चीज़ें पता रहे उस प्रॉपर्टी प्लान करने से पहले। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आना है, सोशल इंफ्रा क्या आना है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तभी जाके आपको प्रॉपर्टी प्लान करनी चाहिए। अच्छा, तो आप पहले ये बोल रहे हो कि आप रेंट पे रहे, उस पूरे एरिया को एग्जामिन करें, अगर आपको सूट करता है तो वहाँ पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर्टी खरीदें। बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो आपको इमीडिएटली जाके परचेज़ नहीं करना चाहिए। पहले आपको उस एरिया में रहना चाहिए। अगर आप एंड यूज़र हो, देन आपको उस एरिया में पहले स्टे करना चाहिए एंड आपको उसके बाद आपको प्रॉपर्टी प्लान करनी चाहिए। अच्छा। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लान तो एक स्टेज हो गई, पर आप बात करें प्राइस की, इतनी ज़्यादा हाई क्यों जा रहे हैं प्राइस? कैसे प्लान करेंगे अगर इतने ज़्यादा हाई प्राइस होंगे तो प्रॉपर्टी के? डेफ़िनेटली ये सारा कुछ डिमांड एंड सप्लाई का होता है। सो हर जगह जहाँ भी डिमांड आप देखोगे, लाइक अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा डिमांड गुड़गांव में है क्योंकि ऑफिसेज़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। तो उस वजह से लोग पूरे इंडिया से लाइक गुड़गांव आ रहे हैं। तो वहाँ डिमांड बढ़ गई है गुड़गांव में। इस वजह से प्राइसेस भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सेम विथ नोएडा। नोएडा में भी अभी नया एयरपोर्ट बन रहा है। ऑफिसेज़ वहाँ भी खुलना स्टार्ट हो गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी नोएडा में पहले से बना हुआ है। तो वहाँ पे इसलिए भी प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। एंड रियल एस्टेट जो है एक आपका लिक्विड एसेट है। तो जितना जल्दी उसको आप प्लान करोगे वो उतना आपको ज़्यादा रिटर्न दे के जाएगा। अच्छा, आपने राइट एज तो बता दी कि आप कब प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा हाई प्राइस है तो उसको अब हम प्लान आउट कैसे करें प्रॉपर्टी को लेने के लिए? सो बेसिकली प्रॉपर्टी हर प्राइस रेंज में अकॉर्डिंग टू अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल रहती है मार्केट में। उसमें सबसे पहले आपको एक रूल फॉलो करना चाहिए जो कि है 5, 20, 30 एंड 40। सो 5 टाइम्स आपका जो इनकम है एनुअल, उसके आपको इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। सेकेंडली जो 20 है उसका आपका जो लोन अगर आप ले रहे हो, तो लोन 20 से ज़्यादा की एज का नहीं लेना चाहिए, 10 ईयर जो होता है उसका। एंड थर्डली 30% आपको इन्वेस्टमेंट खुद करनी चाहिए इनिशियली इन प्रॉपर्टी में। सो 30% डाउन पेमेंट आपके पास बैकअप होना चाहिए। एंड फोर्थली आपका जो है 40 आपका जो है मीन्स आपकी जो ईएमआई है वो आपकी जो सैलरी है उसका 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये गोल्डन रूल है जिसको फॉलो करना चाहिए। आप किस भी स्टेज में हो, किसी लाइक एज ग्रुप में हो, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी प्रदान करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक प्रॉपर्टी ले ली और उसकी ईएमआई आपकी जो इनकम है 70% जा रही है या 60% जा रही है, या आपके पास 30% डाउन पेमेंट नहीं है, आपने एक इमीडिएटली प्रॉपर्टी घर परचेस कर लिया। तो इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए हम्म। और सिस्टमेटिक वे से प्लानिंग करनी चाहिए। कहते हैं कि कुछ खरीदो या ना खरीदो, प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदो क्योंकि उसका प्राइस नीचे नहीं आता। तो ये सच है या बस मिथ ही बना हुआ है? ये पार्शली सच है और मिथ भी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टी कहाँ परचेस कर रहे हो, किस टाइम पे परचेस कर रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेवलपर उस प्रॉपर्टी का प्राइस ऑलरेडी 30% या 40% एक्स्ट्रा इंक्रीज करके सेल कर रहा है। अच्छा। और अगर आप उस प्राइस पॉइंट पे एंटर कर रहे हो, डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी ग्रो करने में बहुत टाइम लगेगा एंड मे बी वो काफ़ी टाइम तक स्टैग्नेंट भी रहे।
एंड सेकेंडली आप किस लोकेशन में परचेस कर रहे हो, वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई क्या है। सबसे बड़ी बात वहाँ पे सोशल इंफ्रा क्या आने वाला है, और ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। क्योंकि अगर गुड़गांव सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है तो उसका रीज़न सबसे बड़ा जॉब है। क्योंकि जो लोग भी जॉब, जितनी एमएनसीज कंपनी है सबसे पहले वो गुड़गांव लोकेशन में आती हैं और लोग यहाँ जॉब करने के लिए आते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहाँ प्राइस अभी ग्रो करने वाले हैं, कुछ नए लोकेशन डेवलप हो रहे हैं। तो हमें लोकेशन को चूज़ करना चाहिए पहले, डिमांड एंड सप्लाई कैसी है वो देखनी चाहिए। एंड तीसरा इकोनॉमिकल क्या चल रहा है, लाइक ओवरऑल आपको पता है कहीं वार हो रहा है, कहीं कहीं रूल्स नए, पॉलिसीज़ नए आ रहे हैं कहीं कई जगह से, तो वो काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं रियल एस्टेट में भी। क्योंकि रियल एस्टेट प्योरली आपका सब कुछ इंटरकनेक्टेड है लाइक वर्ल्ड में। तो इकनॉमी में कुछ भी अप एंड डाउन होता है या कुछ भी पॉलिसीज़ वर्ल्ड में नहीं आती हैं, तो वो रियल एस्टेट को भी इम्पैक्ट करती है। तो वो आपको काफ़ी सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। हमेशा आँख बंद करके नहीं लिया जाना चाहिए कि प्रॉपर्टी लिया तो बढ़ ही जाएगा। अच्छा। कई केसेस में वो स्टैग्नेंट भी रहा है और कई बार तो नीचे भी आया है। तो ये हमें काफ़ी ध्यान से देखना चाहिए उस चीज़ों को, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। तो आप ये बोल रहे हो कि अगर इनिशियली आप इन्वेस्ट कर लोगे तो बेटर है, क्योंकि कई बार हमें पता ही तब लगता है जब प्रॉपर्टी का प्राइस ऑलरेडी उस लेवल पे आ चुका है और फिर वो स्टेगनेंट होता है। बिल्कुल, जैसे एग्जांपल हमारा सबसे बड़ा एक द्वारका एक्सप्रेसवे है। जब वो बन रहा था, जब वो अनाउंस हुआ था, तो लोगों ने प्रॉपर्टी जब इन्वेस्ट कर लिया वहाँ पे, और जब बन चुका है, तो ऑलमोस्ट वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स ग्रो कर चुका है प्रॉपर्टी प्राइस वहाँ पे। अगर आज को लेने जाएगा वहाँ पे, तो ऑलरेडी वो आज के प्राइस पे परचेज़ करेगा, जो कि ऑलरेडी 4 टाइम्स बढ़ चुका है इनिशियल लॉन्च प्राइस से। सो इसीलिए हमेशा राइट लोकेशन एंड राइट डेवलपर और क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, ये सब कुछ देख कर के लेना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपका होम लोन है, उसका आपको पता है रेपो रेट कभी इंक्रीज़ होता है, कभी डिक्रीज़ होता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है। क्योंकि 1% का भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपकी ईएमआईज़ पे काफ़ी बर्डन और रिलैक्सेशन ला सकता है। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अच्छा, एक होम बायर को अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए या रेडी टू मूव, एंड सेव विद द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को भी कौन सा किस टाइप का लेना चाहिए, कहाँ बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात तो है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप आज रेंट पे रहते हो, आपको फर्स्ट होम परचेज़ करना है, हम्म। मे बी आपके पास पूरा पैसा ना हो, या आपके पास वैसा फंड अवेलेबल नहीं हो, और ना ही आप वैसी ईएमआई पे कर सकें हेविली, तो ऑफ कोर्स आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, जिसमें आप ईज़िली 3 टू 4 ईयर्स में आप अपना पेमेंट कर सको। और 30 जो मैंने रूल बताया था, 5, 20, 30, 40, उस रूल को फॉलो करके ईज़िली आप उस चीज़ को प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो ऑफ कोर्स आपको कहाँ डील लाइक चीपर मिल रही है, सस्ती मिल रही है, आप वहाँ देखोगे कि अगर चलो कहीं लोकेशन में कुछ प्राइस नए लॉन्च हो रहे हैं और वहाँ प्राइस कम है, तो ऑफकोर्स वहाँ इन्वेस्ट करोगे आप। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, इन्वेस्टर और एंड यूजर, दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, सिनेरियो डिफरेंट होता है। तो वो हमें लाइक 1 to 1 डिस्कस करना पड़ेगा उस चीज़ों के लिए। अच्छा। लाइक अगर देखा जाए तो मेनली है कि आपका लोकेशन और क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, सब कुछ देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आज मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है तो हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, मे बी हमें शायद कुछ टाइम रुकना चाहिए और वेट करना चाहिए कि प्राइजेस एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आ जाएं। तो जनरली कितना वेट करना चाहिए? अब जैसे अब ईयर एंड हो रहा है, अब न्यू ईयर भी आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि इसी टाइम पे कुछ प्लान करना चाहिए, या न्यू ईयर में बिल्डर ऑफर्स लेकर आते हैं? जैसा मैंने बताया आपको कि प्राइस पॉइंट मैटर करता है, तो आज सपोज मार्केट में 4 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, ओके। बट उन चारों में सबसे लाइक इंपॉर्टेंट है कि वो लोकेशन चारों में से बेस्ट कौन है, एंड सबसे कम प्राइस किसका है, एंड थर्डली पेमेंट प्लान किसका फ्लेक्सिबल है। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे पेमेंट प्लान काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि आपको लाइक अमाउंट तो 3 to 4 ईयर्स में देना है, बट कई डेवलपर उसका 50% आपसे इमीडिएटली विद इन 18 मंथ्स और 24 मंथस में ले लेते हैं, ओके। जो कि आपका एक हेवी अमाउंट चला जाता है। इस केस में आपकी ईएमआई भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा लाइक ईज़ी वे है कि आप पेमेंट प्लान जो फ्लेक्सिबल है उसको चूज़ करो आप। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए एंड प्राइस जो लोएस्ट है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आज के टाइम पे भी। अच्छा, कमर्शियल अब बेटर होता है या फिर रेजिडेंशियल? ऑफ कोर्स पर्पस पहले आपका डिफाइंड होना चाहिए, बट अगर प्योरली हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि कोई कमर्शियल ले रहा है तो ऑफ कोर्स उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको पर्सनल अपना कुछ स्पेस ओपन करना होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बेटर है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर कमर्शियल में जाना चाहिए नहीं, उसको? डेफिनेटली दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक जो कमर्शियल है वो मेनली आपका एक ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि और आपको वहाँ लेना चाहिए जहाँ पे लाइक डिमांड ज़्यादा हो। सपोज़ एक नया एरिया बन रहा है और वहाँ कमर्शियल्स लॉन्च हो रहे हैं, रिटेल लॉन्च हो रहा है, तो आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे तो सबसे ज़्यादा फुटफॉल वहाँ पे होगा और आपको प्राइसिंग भी तो लाइक पता कैसे इनिशियली लगेगा? मिलेगी।
तो पर्सनली विजिट करना चाहिए साइट का, डेवलपमेंट्स चेक करनी चाहिए आसपास। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लाइक न्यूज़ में आ रहा है, चल रहा है। वो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा उन चीज़ों को। आपको प्रोफेशनल लाइक एजेंसी से बात भी करनी पड़ेगी, देन आपको उस चीज़ को कर पाओगे। लेकिन कमर्शियल में ऑफ कोर्स रिटर्न अच्छे आते हैं। लाइक रेजिडेंशियल में रिटर्न आपका रेंटल का हार्डली 2 to 3% है दिल्ली एनसीआर में, बट वही कमर्शियल में वो 5% ऑनवर्ड्स है। 5 भी है, 6 भी है, कई जगह सेकेंड 7% भी आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड किस डेवलपर में कर रहे हो आप, क्योंकि इसमें डेवलपर भी काफ़ी मैटर करता है। तो आपको अच्छे ब्रांड से ही कमर्शियल लेना चाहिए। तो आजकल एश्योर्ड रिटर्न, रेंटल भी या रिटर्न क्या है वो भी बड़ा इन है, लोगों को बड़ा कैच करते हैं को, तो वो नहीं, फैक्ट एसईओ है या रिटर्न क्या? तो डेफिनेटली आपको आजकल नहीं, मोस्टली डेवलपर अच्छे डेवलपर तो नहीं देते हैं। और जो कोई ऐसा दे भी रहा है तो वो मे बी एक स्कैम हो सकता है, क्योंकि पास्ट में देखने को मिला है कि बहुत सारे डेवलपर्स ने ऐसा दिया था, बट वो आगे जाके फिर वो बंद हो चुका था वो रिटर्न आपका। तो वो ना ही प्रॉपर्टी भी कई सारे केसेस में नहीं बनी है। तो हमें उन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। हमें तो मेनली लोकेशन और एक अच्छा डेवलपर को चूज़ करना चाहिए और बेस्ट प्राइस पॉइंट पे एंटर करना चाहिए। मुझे लगता है जो एक आम आदमी है वो हर जगह से फंसता है। एक तो प्रॉपर्टी का प्राइस इतना ज़्यादा है, ऊपर से होम लोन का रेट भी इतना ज़्यादा है, तो वो ऐसे में क्या प्लान करेगा प्रॉपर्टी लेने के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है तो होम लोन का इंटरेस्ट काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि अगर सपोज़ आज इंटरेस्ट 8% चल रहा है, कल 9% हो गया, तो एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट का ईएमआई पे बर्डन आ जाता है। तो वो एक मिडिल क्लास के लिए और एक मिड सेगमेंट बायर के लिए और फर्स्ट बायर के लिए स्पेशली वो एक बर्डन हो जाता है। बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम अगर कोई इन्वेस्टर है जो लोन नहीं लेने जा रहा है, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसको अच्छा प्राइस मिल रहा है और उसको इमीडिएटली सारा पेमेंट नहीं करना है एज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। तो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने के लिए। बट ऑफ कोर्स जो आपकी प्रॉपर्टी में रहना चाहता है, जो बिल्कुल एंड यूज़र है, उसके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है ये। बट इसके लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी इस चीज़ों को ध्यान देती है। एंड आप नोटिस करोगे जब भी प्राइस बढ़ते हैं या मार्केट में स्लो डाउन आता है तो गवर्नमेंट अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है। उसकी वजह से लोगों की बाइंग पावर थोड़ी बढ़ जाती है और वो उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं। ओके, हाँ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो कहीं से तो उन पे हाँ, बर्डन कम हर होगा, है समय ना? ऐसा देखा गया, हर 4-5 साल बाद अच्छा। जब भी ऐसा कुछ आता है स्टैग्नेंट मार्केट, तो गवर्नमेंट उसमें अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है। और जब मार्केट नॉर्मल हो जाती है तो वो इंक्रीज़ कर देती है। तो वो बिल्कुल। अच्छा, कई बार हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं और देखते हैं कि उसका प्राइस कहीं ना कहीं उतना नहीं बढ़ रहा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो एग्जिट करना चाहिए या वहाँ पर भी वेट करना चाहिए बायर को? क्या सही स्ट्रैटेजी है? नहीं, प्राइस नहीं बढ़ रहा मतलब या तो आपने हायर प्राइस से परचेज़ किया है या फिर उस प्रॉपर्टी की डिमांड कम है। अच्छा। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि आपके क्या लाइक आपने क्या किस कंडीशन में प्रॉपर्टी परचेज़ की है। अगर उसकी डिमांड कम है तो ऑफ कोर्स आपको उसको निकल जाना चाहिए। बट अगर प्राइस बढ़ रहे हैं और आपने हायर प्राइस पे लिया तो वेट करना चाहिए, क्योंकि मे बी प्राइस और बढ़ जाए आने वाले टाइम में, जब तक वो रेडी हो या कुछ और इंफ्रा डेवलपमेंट हो जाए वहाँ पे। तो उस केस में हमें वेट करना चाहिए। और ऐसे भी प्रॉपर्टी परचेज़ एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होना चाहिए, ना कि एक शॉर्ट टर्म डिसीजन है लाइक ए इन्वेस्टर। तो अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसके लिए एक प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, बट एज ए एंड यूज़र अगर कोई है तो उसके लिए वो रहने की चीज़ है। तो ऑफ कोर्स उसे एक लॉन्ग टर्म वैल्यू पे लेना चाहिए उस चीज़ को। और एक इन्वेस्टर भी है तो उसके लिए भी क्या टाइम ड्यूरेशन है कि उसको इतना तो वेट करना ही चाहिए फॉर दैट ऑप्टिमम बेनिफिट? वो कितने ईयर्स के लिए वेट करना चाहिए? ईयर वाइज नहीं, मैं तो परसेंटेज वाइज कहूँगा। अगर प्रॉपर्टी लाइक 100% है तो आपके पास एटलीस्ट 50% होना चाहिए बैकअप लाइक इन्वेस्टर के लिए। इवन अगर 100% बैकअप है तो बेस्ट है, क्योंकि आपको एक टाइम मिल जाता है 3 से 4 साल का। तो उस लाइक पीरियड में जनरली अच्छे प्रॉपर्टी ग्रो कर जाते हैं और आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। अच्छा। बट अगर कोई लोन लेना चाहता है तो उस केस में लाइक काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं लोन लेने के लिए। लाइक अगर आपकी जो भी सैलरी है उसका मोस्टली 50% लोन मिलता है, अगर और कोई उसके ऊपर ईएमआईज़ नहीं हो, लाइक कार की ईएमआई नहीं हो या फिर कोई पर्सनल लोन नहीं चल रहा हो। क्योंकि ये सब चीज़ें लाइक बैंक पूरा आपका बैकग्राउंड चेक करता है। एंड जनरली अगर आपका सपोज़ 1 लाख सैलरी है तो आपको उसका 50% का 10 लाइक टाइम्स मिलेगा। तो समवेयर अराउंड आप मान के चलो 50 लाख का लोन आपको मिल जाएगा 1 लाख की सैलरी पे। सो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। हम्म। उस अगर आप लोन लेना चाह रहे हो तो पहले जितने भी छोटे मोटे आपके ड्यूज़ हैं क्रेडिट कार्ड के या फिर कोई ईएमआई है तो उसको आपको ख़त्म करना चाहिए, तब अप्लाई करना चाहिए होम लोन के लिए। तो अगर हम उसके साथ साथ करते हो तो बर्डन बेसिकली नहीं, बढ़ बर्डन नहीं होगा, जाएगा। आपका उतना अमाउंट सैंक्शन नहीं होगा फिर, अच्छा, वो अमाउंट क्योंकि नहीं आप होगा। एलिजिबल नहीं रहोगे 50% के लिए भी। तो आपको 50% लाइक 50 लाख का लोन नहीं मिल के मे बी 40 लाख का लोन मिले, तो आपका वो अमाउंट कम हो जाएगा बेसिकली। अच्छा, नई प्रॉपर्टी की बात ही अलग होती है, पर कई बार लोग क्या करते हैं ना, रीसेल में भी प्रॉपर्टी लेते हैं। मे बी उनको
चीप प्राइस पे मिलती होगी, आई डोंट नो इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि हमेशा नई प्रॉपर्टी के लिए जाना चाहिए या रीसेल के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट? बेसिकली रीसेल में प्रॉपर्टी प्राइस चीप नहीं होती। जनरली दो रीज़न होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर आप प्राइमरी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो वो न्यू लॉन्च रहता है, फर्स्ट प्राइस रहता है, तो उसमें मोस्टली इन्वेस्टर होते हैं उस टाइम पे, अच्छा, ओके। तो एंड यूज़र कम रहते हैं उसमें। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी नियर बाय कंप्लीशन आ जाती है या फिर कंप्लीट हो जाती है, उसमें जो सेकेंडरी परचेस करके जो बायर आ रहा है वो एंड यूज़र होता है, तो वो उसमें डिफरेंस आता है। बट जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में सेकेंडरी महंगा रहता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी में ऑलरेडी एक प्राइस अप्रिसिएशन हो जाता है, एक टाइम उस प्रॉपर्टी को मिल जाता है, तो उस वजह से वो प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। बहुत ही रेयर प्रोजेक्ट में ऐसा होगा कि प्राइस वहाँ कम हो गया सेकेंडरी में, बट मोस्टली प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है उस, लाइक फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी आते आते उस चीज़ को, न्यू टू कंप्लीट होते होते। तो मेरे हिसाब से अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो और आप अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे प्राइस लेना चाहते हो, आपको प्राइमरी में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको टाइम फ्रेम भी मिलता है, ईजिली आप पेमेंट भी करते हो, आपको बर्डन नहीं आता है। एंड लाइक प्राइस जैसे बढ़ गया, इनको अप्रिसिएशन आ गया, हुँ। तो ड्यूरिंग हैंड ओवर आपके पास ऑप्शन रहता है उसको सेल करने का भी, ताकि एक अच्छा प्रॉफिट आप वहाँ से अर्न कर सको। बट अगर आप बिल्कुल एंड यूज़र हो, आपको बिल्कुल कल जाके शिफ्ट होना है, तो ऑफकोर्स आपको सेकेंडरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि 99% केस में डेवलपर के पास इन्वेंट्री फिर नहीं होती है, आपको फिर सेकेंडरी मार्केट में जाके परचेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी जो सेल करता है प्रॉपर्टी, जिसकी जो ओनर होता है, तो वो भी कैसे पता लगेगा कि वो सही प्राइस पे सेल कर रहा है या नहीं एक दूसरे बायर को? नहीं, आजकल तो देखिए सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है, लाइक नंबर्स ऑफ वेबसाइट है, प्रॉपर्टी वेबसाइट्स है, कंसल्टेंट्स है, वो आपको गाइड करेंगे। और आप भी जब भी आप प्रॉपर्टी का जब स्टडी करोगे, थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज लोगे, तो आपको पता चल जाएगा मार्केट में रेट क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रेट पे जो रेट चल रहा है, मिनिमम 30,000 35,000 मिनिमम रेट है, 35,000 का, और न्यू प्रॉपर्टी का तो अप टू 60,000 तक का भी रेट चल रहा है वहाँ पे। तो वो ऑफकोर्स उस लोकेशन का प्राइस ब्रैकेट है, तो ना आपको वहाँ कम में मिलेगा, ना ही उससे ऊपर में आप लोगे, तो आपको एक स्टडी मतलब करना पड़ेगा आइडिया पहले लोकेशन लग का। जाता है लोगों बिल्कुल, को। बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव मतलब प्राइम जगह है, सबको पता है, लेकिन हमेशा हर बंदा एक स्केप्टिकल रहता है कि मैं कहाँ प्रॉपर्टी लूँ। तो आपकी एक्सपर्टाइज से कोई सॉल्यूशन है कि कहाँ उनको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? कहाँ बेसिकली ग्रोथ अच्छी मिलेगी, सेफ्टी होगी उनके लिए? तो कौन सा वो एरिया है? मेरे हिसाब से दिल्ली में तो ऑफ कोर्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मोस्टली एमएनसीज कंपनी या तो नोएडा में है या गुड़गांव में है। तो दिल्ली में तो मोस्टली बिजनेसमैन ग्रुप जो है वो यहाँ रहना प्रेफर करते हैं। ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी नहीं है गुड़गांव दिल्ली में, मोस्टली बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट हैं दिल्ली में जो कि आप देखोगे, हुँ। एंड वो काफ़ी कॉस्टली भी हैं, मतलब मे बी हर किसी के पॉकेट को वो अलाउ नहीं करें। बट नोएडा और गुड़गांव में काफ़ी लाइक वैराइटीज़ ऑफ प्रोजेक्ट हैं, लोकेशन काफ़ी डेवलपिंग है। बट आज के टाइम पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो नोएडा ज़्यादा चल रहा है। नोएडा में प्राइस ग्रो ज़्यादा हो रहा है, और अच्छे ब्रांड्स काफ़ी नोएडा में आ चुके हैं, ड्यू टू नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो कंपनीज भी काफ़ी वहाँ ओपन हो रही है। तो मुझे लगता है अगर आप मिड सेगमेंट में देख रहे हो तो नोएडा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आज के टाइम पे। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आप अगर रिकमेंड करें कि इन प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली, को। जैसे गोदरेज का काफ़ी प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है। न्यू लॉन्च में एक्सपीरियन का लॉन्च हो रहा है, अभी हाई एंड में थोड़ा एल ने लॉन्च किया। तो वहाँ मल्टीपल प्राइस ब्रैकेट में, लाइक फ्रॉम 2.5 CR ऑनवर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ ऑलरेडी लॉन्च हो रहे हैं अच्छे ब्रांड्स के। तो एक अच्छा लोकेशन हो सकता है नोएडा। सेम टाइम पे गुड़गांव अगर आप देखोगे तो गुड़गांव थोड़ा सा आपको प्राइस का डिफरेंस आता है, क्योंकि प्राइस गुड़गांव में थोड़े हायर होते हैं, क्योंकि मोस्टली वहाँ एक्सप्रेसवे बन चुका है या मैक्सिमम कंपनीज वहाँ पे है। तो वहाँ प्राइस फिर आपको सेम जो वहाँ 2.5 का मिल रहा है, मे बी यहाँ पे 4 CR का मिले या 4.5 का मिले, इस तरह से यहाँ थोड़ा प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, और क्या कोई ऐसा हिडन एरिया जहाँ कोई नई इन्वेस्टमेंट और आने वाली है, क्योंकि उसकी वहाँ पे प्राइम डेवलपमेंट होने वाली है, तो जिसकी वजह से वहाँ इन्वेस्ट करना एक बेटर आइडिया होगा? या जैसा मैंने बताया आपको कि नया एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल होने वाला है नोएडा का, तो नोएडा एक्सटेंशन की तरफ, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ प्राइजेस बढ़ने के स्कोप ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा है। अभी इनिशियली किस प्राइस तक वहाँ पे प्रॉपर्टी मिल सकती है? मिनिमम आप अच्छे डेवलपर का 2.5 CR ऑनवर्ड्स आप देख सकते हो। और अफोर्डेबल में भी कुछ ऑप्शंस, अगर लोग अफोर्डेबल ऑफ प्रॉपर्टी कोर्स लेना। हर सेगमेंट के प्रोजेक्ट है वहाँ पे। देखिए, बंदा हर चीज़ में प्रो तो हो नहीं सकता, उसको पहले अपने आप को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो बड़े ऐसे लोग होते हैं फटाफट जाके प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो और वो बाद में ट्रैप हो जाते हैं। तो आप कुछ बताना चाहेंगे किस चीज़ों का उनको खास ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले काफ़ी उसका लाइक आपको बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लाइक कितना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपको भी दिखना चाहिए।
जैसे मैंने रूल बताया था 5, 20, 30, 40, वो रूल आपको फॉलो करना चाहिए। सेकेंडली आपका लाइक सपोज़ कुछ आपके स्कीम्स आती रहती हैं कि 15% दे दो, 85% का लोन हो जाएगा, वो हैंड ओवर पे करना है, तो उसमें काफ़ी लोग ट्रैप हो जाते हैं। वो सोचते हैं चलो हम बाद में एग्ज़िट कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। जनरली आपको अपने एंड से ही देना है, तो आपको पास बैकअप होना चाहिए उस चीज़ का। तो उस तरह की प्रॉपर्टी में आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर पाते, बट जब वो ऐसी न्यूज़ सुनते हैं या कहीं वीडियोज़ में देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको इतनी सस्ती मिल रही है, और वो इवेंचुअली बाय कर लेते हैं, बट बाद में पता लगता है कि वो ट्रैप हो गए हैं। तो उससे कैसे बचें, और ये जो प्राइम बिल्डर्स हैं, इनको कैसे अप्रोच करें? लेकिन अगर आपका बजट अफोर्डेबल कैटेगरी का है, तो कैसे अप्रोच करेंगे? नहीं, उसके लिए आजकल गवर्नमेंट ने रेरा बनाया हुआ है, तो कोई छोटा डेवलपर हो, छोटा प्रोजेक्ट हो या बहुत बड़े डेवलपर्स हो, सब कोई रेरा के अंदर आते हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो उसके डिटेल्स, कितने अप्रूवल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सा बैंक प्री अप्रूव है प्रोजेक्ट को लेके। अगर कोई नेशनलाइज़ बैंक कर रहा है लोन, ऑफ कोर्स वो प्रोजेक्ट अच्छा होगा आज के टाइम पे। तो इसलिए रेरा आने से काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड हो गई है। तो बायर्स को बस बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, लाइक कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, लाइक जीएसटी एक्स्ट्रा होता है, आपका रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा होता है, कई बार बिल्डर पीएलसी चार्ज करता है, आईएफएमएस होता है, कार पार्किंग इंक्लूड है कि नहीं, ये सब कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस सब कुछ पता होना चाहिए हुँ। और सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, कुछ भी वर्बल कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो वो आपको बिल्कुल सब कुछ देख के करना पड़ेगा उन चीज़ों को। एंड सेकेंडली, आपने प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया तो आपको पहले बैंक में जाना चाहिए, अपने लोन्स को प्री अप्रूव कराना चाहिए कि आपको कितना लोन मिल सकता है। हुँ। सपोज़ आपने प्रॉपर्टी तो परचेस कर ली बट आपका लोन ही अप्रूव नहीं हो पा रहा है, देन ऑफ कोर्स आपके पास वो जो डिफरेंस आएगा अमाउंट, वो आपके पास बैकअप होना चाहिए। या नहीं है तो आपको प्रोजेक्ट चेंज करना चाहिए या लोअर वैल्यू का कुछ लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको पहले करना पड़ेगा, एंड सारी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही आपको एक प्रॉपर्टी परचेस करना चाहिए। अच्छा, जो ये हाई एंड बिल्डर्स होते हैं, ये सिर्फ मुझे लगता है कि ये अपर क्लास को ही टारगेट करते हैं, तो लोअर मिडिल क्लास जो बंदा है, वो कभी प्रॉपर्टी ले पाएगा इन प्रोजेक्ट्स के अंदर? नहीं, ले सकते हैं क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती है, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम एक आई है, जिसमें कि हर एरिया में एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है। हुँ। तो वो भी एक नॉर्मल डेवलपर उसको लॉन्च करता है, उसकी लाइक प्रॉपर एक तरीके से अलॉटमेंट होती है उसकी। हुँ। तो उसमें आप ले सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपका बजट नहीं है तो आप ऑफ कोर्स बड़े ब्रांड्स पे ही जाओ, छोटे ब्रांड्स में जा सकते हो। आप रेडी प्रोजेक्ट को प्लान करो, जो प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है वो आपका डिलीवर हो चुका है, तो अगर आपका बजट में आ रहा है आप वैसे प्रोजेक्ट को प्लान कर लो जिसमें आपका रिस्क बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एंड यूज़र है, आप रेंट पे रह रहे हो और आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे प्राइस पे रेडी मिल रही है किसी और डेवलपर्स की, तो आप उसमें प्लान कर सकते हो। आपका रेंट भी बंद हो जाएगा और आप ईएमआई में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो अपना रेंट को। अच्छा, ओके। अच्छा, लोगों को बहुत चीज़ें बहुत जल्दी पता लग जाती है, चाहे वो मूवीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन प्रॉपर्टी कौन-सी आ रही है ना, वहाँ पे वो बड़ा लैग करते हैं। तो आपकी कोई सजेशन है कि आप बोलो कि ये चीज़ फ़ॉलो करो, इससे आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे, तो क्या सजेशन है वो? या बिल्कुल, आपको इसके लिए अपडेट रहने के लिए आप हमारी लाइक वेबसाइट को चेक कर सकते हो। लाइक हम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, ओके। तो वी विल कीप यू अपडेटेड। अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारी एचजीओ रियल एस्टेट की वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, एंड आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर प्रॉपर अपडेट रखेगा उस चीज़ के लिए। अच्छा, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। या कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, और प्रॉपर असिस्ट किया जाएगा, प्रॉपर और असिस्ट किया जाएगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एंड आपके नीड के हिसाब से आपको सजेस्ट किया जाएगा। अच्छा, आपने हमें राइट एज बता दी कि रीसेल में ख़रीदे या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदे, कहाँ खरीदे, किस तरीके से खरीदे, इन्वेस्ट करे या फिर आप एंड यूज़र के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। सारी बातें तो हमने समझ ली, और ये भी पता लग गया कि पोटेंशियल तो है। देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है, और बहुत लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। पर अगर आप जाते जाते हमें कुछ हिडन ये चीज़ बता पाए कि कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है या आने वाला है, जो लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, और उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेटर है, बेटर पेमेंट प्लान्स है, कि लोगों के लिए कंफर्टेबल है बाय करने के लिए, तो अब उन कुछ प्रोजेक्ट्स के वो हमें प्लीज़ आप डिस्क्लोज़ करें। बिल्कुल, पहली बात तो प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए अगर आप देख रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करने से भी अपॉर्चुनिटी कई बार निकल जाती है। तो अगर आपका सब कुछ लाइक फाइनेंशियली आप ओके हो, आपका बैंक लोन अप्रूव है, देन आप प्रॉपर्टी अगर आप परचेस करने के लिए निकले हो, तो ऑफ कोर्स आपको राइट अपॉर्चुनिटी देख के उस पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और अगर हम आज के टाइम की बात करें तो अभी गुड़गांव में सबसे ज़्यादा लाइक एज यू नो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है गुड़गांव में। हुँ। तो वहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज पे है।
अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे तो उसके सराउंडिंग में जो इंफ्रा है उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपका प्राइस अप्रिसिएशन भी आएगा और एज ए एंड यूज़र भी आप रहना चाहोगे तो एरिया आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा बन जाएगा। अच्छा। इसी तरह से एक एरिया है सेक्टर 80 जो आपका NH8 के पास में है, द्वारका एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है और वहाँ पे मेजर प्लेयर्स लाइक सराउंडिंग में शोभा, DLF इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जो कि मोर देन 10 CR के भी हैं उस सराउंडिंग में। जी, उस लोकेशन में ही एक डेवलपर है कॉन्सेंट, उनका प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है जो कि आपको अंडर 3 CR में 3 बेडरूम मिल जाएगा उस लोकेशन पे। ओके। ये तो एक हो गया। सेकेंडली दूसरा ऑप्शन हमारे पास है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, लाइक वहाँ पे एवरेज प्राइस एक्सप्रेसवे पे आज के टाइम पे 18,000 से लेके 20,000 का हो चुका है पर स्क्वायर फीट। बट अभी सिग्नेचर ग्लोबल ने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 37D में, जो कि 15,700 पे है पर स्क्वायर फीट पे, जो कि अच्छा प्राइस पॉइंट है एंड अच्छे पेमेंट प्लान के साथ में है। तो इन दो प्रोजेक्ट को आप देख सकते हो और जो कि काफ़ी अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न देके जाएगा आने वाले टाइम में। अच्छा, और ये दोनों ही रेप्यूटेड बिल्डर है तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इन पे। सिग्नेचर ग्लोबल लिस्टेड कंपनी है एंड कॉन्स्टेंट ऑलरेडी लेगेसी है उसकी, काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किया हुआ है, हेरिटेज स्कूल वो ओन करते हैं, तो काफ़ी रेपुटेड बिल्डर है दोनों। तो मोहित जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने यही नहीं बताया कि कैसे इन्वेस्ट करें, बल्कि ये भी बताया कि कौन कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे लिटरली लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज भी लोग जब बाय करते हैं ना, तो हमेशा इसी कॉन्शियसनेस में होते हैं कि पता नहीं हम राइट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिल्डर्स लाइक जो आपने मेंशन करे, तो जब ट्रस्ट आते हो तो आई थिंक लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है और कौन सी नहीं, पता नहीं लगा, अब ये एक्सक्यूज़ आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जैसे कि मोहित जी ने बताया, एक प्रॉपर वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन से लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स आए हैं, कौन से रेडी टू मूव है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, या रादर आप इनके एजेंट्स को कॉल कर सकते हैं, वो आपको फुल ऑन इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो इस बार आप इन्वेस्टमेंट तो करें, पर सही इन्वेस्टमेंट करें, राइट बिल्डर के साथ करें, राइट एज पे करें। और जैसे कि हमने एक रूल की बात करी थी, उस रूल को भी माइंड में रखते हुए इस साल न्यू ईयर में आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें। सो थैंक यू मोहित जी। थैंक यू।